अभी रिसेंट में अनंतनाग में एक टेररिस्ट अटैक के चलते हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। अभी उस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। अब ऐसे ही बहुत सारे नाम हम मीडिया में देखते हैं, जैसे OWG हो गया, लिट्टे हो गया, या फिर JEM हो गया। इन सारे जितने भी नाम है उनके लिंकेजेस हमें समझ नहीं आते हैं, तो उसी को सही से समझाने के लिए मैंने इस डिस्कशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको एक स्टोरी समझाऊंगा। उस स्टोरी को सुनने के बाद जितने भी नाम है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, ये सारे नाम आपको क्लियर हो जाएंगे एंड उनके बीच के लिंकेजेस जो भी आपको समझ आ जाएंगे। इस डिस्कशन का जो दूसरा पार्ट होगा, तो दूसरे पार्ट में आपको समझ आएगा कि अनंतनाग में क्या चल रहा है एंड वहां पे टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ। थर्ड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि जो कैजुअलिटीज जो इतनी इंडियन आर्मी में होती हैं, इंडियन मिलिट्री में जो होती हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो अब स्टोरी पे चलते हैं। तो वो स्टोरी शुरू होती है 1979 जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ जाता है। अब आपको उस टाइम पे पता होगा कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका डायरेक्टली युद्ध नहीं करना चाहता था सोवियत यूनियन से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर का तरीका अपनाया। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से कहा, उन्होंने कहा कि आप जाओ अफगानिस्तान में लोगों को ट्रेन करो, उनसे कहो कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो आपके इस्लाम के लिए खतरा हैं एंड आप उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो ऐसे ही क्या हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेन किया, उन्हें वहां भेजा अफगानिस्तानियों से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हाफिज सईद, दूसरा मसूद अजहर। पाकिस्तानियों ने क्या किया, हाफिज सईद और मसूद अजहर को अफगानिस्तान में भेजा। इन दोनों लोगों ने जाके वहां पे रेडिकलिज्म फैलाया, वहां के जितने भी अफगान्स थे वहां पे मुजाहिदीन पैदा किए, मुजाहिदीन को ट्रेन किया इन्होंने। अभी जो ट्रेन मुजाहिदीन थे, इन्होंने अमेरिका को हेल्प करी सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। अब 1988 और 1989 के पीरियड के दौरान सोवियत यूनियन की जो हालात थे वो सही नहीं थे, इसकी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान से अपने आप को हटा लिया। अब जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन चला जाता है तो उस टाइम पे अमेरिका भी वहां पे अपना इंटरेस्ट हटा देता है, मतलब वो भी अब टेररिस्ट ग्रुप को वहां पे सपोर्ट करना खत्म कर देते हैं। लेकिन जो वहां मुजाहिदीन पहले से मौजूद थे उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाए, तो ISI जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं क्यों ना हम इनको यूज करें कश्मीर में इंडिया के खिलाफ। तो क्या करते हैं, 2 नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो लश्कर ए तैयबा जो के अंडर होती है हाफिज सईद की। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं वो मसूद अजहर के अंडर बनाते हो। अब इस बीच ये दोनों लोग क्या करते हैं, और भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव टेररिज्म बन जाता है। कॉम्पिटिटिव टेररिज्म से फायदा क्या हुआ पाकिस्तान को, देखो टेररिस्ट ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे एक दूसरे की टेरिटरी में एंड कश्मीर में अलग अलग लोगों को मार रहे थे। लेकिन ISI का ऐसा था, ISI का कहना यह था कि भाई वो आपस में लड़ रहे हैं एंड हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पे। अब टाइम आता है 1994 का। 1994 में क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट मसूद अजहर को अरेस्ट कर लेती है। अब जब वो अरेस्ट हो जाते हैं उसके बाद 1999 में क्या होता है, एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। प्लेन हाईजैक में मांग होती है कि आप मसूद अजहर को छोड़ दो, वरना हम इसको पूरा ब्लास्ट कर देंगे, जितने भी लोग हैं सब इसमें मारे जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में मसूद अजहर को छोड़ना पड़ जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। मसूद अजहर क्या होता है, मसूद अजहर जब छूटते हैं उसके बाद वो जाते हैं कश्मीर में, कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में जब वो पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, वो फिर से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसका नाम होता है जैश ए मोहम्मद। अब यहाँ पे 2 नाम इंपॉर्टेंट है, पहला लश्कर ए तैयबा, दूसरा जैश ए मोहम्मद। इसको याद रखना है। एंड अगर आपको ये सारे नाम याद ना हो तो लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा जिसमें ये सारे नाम, इनके लीडर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप एक बार उसको भी देख लेना ताकि ये ना पूरी स्टोरी रिलेट कर पाओ आप। तो 1990 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2001 में एक मेजर इवेंट होता है। ओसामा बिन नाम का एक टेररिस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ अमेरिका में, यानी जो USA जिसे हम बोलते हैं, उसमें जाके एक प्लेन को क्रैश करवा देता है। अब जब प्लेन क्रैश होता है तो पूरे अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। फिर वो टेररिज्म ग्लोबलाइज हो जाता है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो इतने सालों से ट्राई कर रही थी कि अमेरिका और अलग अलग जो वेस्ट नेशंस हैं वो इस चीज को माने कि टेररिज्म पूरे विश्व के लिए खतरा है, वो उस टाइम पे नहीं मानने थे। लेकिन जब अमेरिका में उस चीज का खतरा दिखा तब उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये ग्लोबलाइज्ड है, अब हमारी लंका लग गई। यानी जो उन्होंने बीज बोए थे जब वो उन्हीं के लिए खतरा बन गए तब उन्हें अंदाजा हुआ कि भाई टेररिज्म कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अब कहानी आनी रुकती है। पाकिस्तान को अमेरिका ने परसुएड किया, उन्होंने कहा देखो भाई इसको बंद करो, ये जो आप टेररिज्म कर रहे हो कश्मीर में इसको आप बंद करो। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा से कहा कि भाई कुछ दिन के लिए आप अपने ऑपरेशंस बंद करो और इसका थोड़ा नया तरीका ढूंढो। तो वो हाफिज सईद को बुलाते हैं। हाफिज सईद जाते हैं कराची। कराची गए, कराची है पाकिस्तान में। अब जब वो कराची में जाते हैं तो एक बहुत बढ़िया आदमी उन्हें मिलता है जिसका नाम होता है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम कौन है, सब जानते हैं हम, बिगेस्ट डॉन। अब दाऊद इब्राहिम के साथ वो बैठ के मीटिंग करते हैं, मीटिंग नहीं करते, मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं वो, मतलब इतनी सारी मीटिंग करते हैं जिसमें वो प्लान बनाते हैं कि कैसे हम इंडिया को तोड़ सकते हैं। जैसे एक कोट है ना, ब्लीड इंडिया इनटू 1000 पीसेस, तो वही प्लान वो वहां बनाते हैं। तो वहां पे दाऊद इब्राहिम के खुराफाती दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। दाऊद इब्राहिम कहते हैं कि हम डायरेक्टली क्यों लड़ रहे हैं,
हमें पाकिस्तान से इंडिया भेजने की जरूरत ही नहीं लोगों को, हम इंडिया में ही लोगों को ट्रेन करें। तो वो एक टर्म यूज करते हैं इंडियन मुजाहिदीन, यानी कि आप इंडिया में ही जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग जो कि सरकार से परेशान है, जो कि पॉलिसीज से परेशान है, आप ऐसे लोगों को ट्रेन करो, इनडायरेक्टली उन्हें फंडिंग करो, एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी अलग अलग जो पार्ट्स हैं इंडिया के, उसमें जाके आप बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ, टेररिस्ट अटैक करवाओ, ताकि अमेरिका भी खुश रहे और हमारा भी काम होता रहे। तो ये प्लान आगे बढ़ता है। उसके बाद आपने देखा होगा पार्लियामेंट अटैक होता है इंडिया में। पार्लियामेंट अटैक के बाद 2008 के अंदर ताज पे अटैक होता है, और ताज पे अटैक जब होता है तो इंडियन गवर्नमेंट को ये जो पूरा चक्रव्यूह है एलईटी के द्वारा और जो दाऊद इब्राहिम के द्वारा जो बनाया गया था वो समझ आ जाता है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज करना शुरू करती है। 2012 से 13 के बीच तक इंडियन मुजाहिदीन को लगभग पूरी तरह वो खत्म कर देते हैं। और 2012 में एक और बढ़िया चीज होती है, 2012 में अमेरिका उसामा बिल्लादिन को मार देता है। उसामा बिल्लादिन को मारने के बाद पाकिस्तान को ये पता चल जाता है कि भाई अमेरिका का काम हो गया। अब अमेरिका ये हमसे नहीं कहेगा कि भाई हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप इंडिया में मत जाओ, तो फ्री हैंड मिल जाता है पाकिस्तान को कि भाई अब जो मर्जी करो, हमारा काम हो गया। मतलब एक सेल्फिशनेस है अमेरिका की, उनका काम हो गया, अब वो जा रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है। इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने दो चीजें यहाँ करनी शुरू करी। पहली, उनको पता था अमेरिका चला गया तो उन्होंने लश्कर ताइबा और जैश ए मोहम्मद को दोबारा से भेज दिया कश्मीर में। वहां पे उन्होंने फिर से रेडिकलिज्म फैलाना शुरू कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ना एक चीज नोट करने वाली है, पाकिस्तान ने जो इनडायरेक्ट इंडियन मुजाहिदीन यूज किए थे उनसे उन्हें एक चीज पता चली कि यहाँ पे इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत आसान है। उनको ये चीज पता चली कि अगर हम इंडिया के लोगों को यूज करेंगे तो ये और भी ईजी रहेगा। मतलब उनके मैन रिसोर्सेज यूज होंगे, उन्हीं का देश कटेगा, उन्हीं के लोग मरेंगे, और फायदा किसका होगा, फायदा होगा आईएसआई का, फायदा होगा पाकिस्तान का। तो इस स्ट्रेटजी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने ओडब्ल्यूजी को यूज करना शुरू किया। अब ओडब्ल्यूजी क्या है, ओडब्ल्यूजी है ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो कि टेररिस्ट नहीं होते, वो आम जनता होती है, चाहे वो इंडियन जनता हो, चाहे वो कश्मीरी जनता हो, चाहे वो कहीं की भी जनता हो, आम लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, टेररिस्ट को मनी सप्लाई करते हैं, टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं, टेररिस्ट को जो भी चीजें चाहिए होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट करते हैं। एक एनालॉजी से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर एक समुद्र में टेररिस्ट लोग मछली हैं तो पानी है ओडब्ल्यूजी। ओडब्ल्यूजी जो टर्म है वो इंडियन अथॉरिटीज ने ही दिया है उन्हें। अब ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को पता थी, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट अनजान है इन सारी चीजों से। इंडियन गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पता चलती है। 2015 में जनरल बिपिन रावत इंडियन गवर्नमेंट के पास एक प्लान देते हैं ऑपरेशन ऑल आउट का। गवर्नमेंट उसे एग्जीक्यूट करने के लिए राजी हो जाती है एंड ऑपरेशन ऑल आउट चलने लग जाता है। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट चलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज रियलाइज हो जाती है कि जो ओडब्ल्यूजी हैं वो केवल आम जनता नहीं है, उसके अलावा वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां के नेता और भी अलग अलग जो मतलब बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, वो भी लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ऐसा एलेज किया गया था, जिसकी वजह से 370 को एब्रोगेट करना और भी जरूरी हो गया। 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम 370 को हटा देंगे और उन्होंने हटा दिया। अब जब 370 हट गया उसके बाद भी फंडिंग्स वगैरह थी वो नहीं रुक रही थी, वो फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग करके हवाला के थ्रू उनको पैसे सप्लाई कर रहे थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाना पड़ा, जैसे FATF। उन्होंने कहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से भी पकड़े जाते हो टेररिस्ट को फंडिंग करते हुए तो आपके खिलाफ इंटरनेशनली चार्ज लिया जाएगा। ऐसे ही FATF ने उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट को, ISI को एक चीज रियलाइज होती है कि इस मॉडर्न टाइम में जहां पे सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं आसानी से, वहां पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते इंडिया के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया आइडिया अपनाया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लश्कर ताइबा और जैश ए मोहम्मद के विंग बना देते हैं। मतलब कि जैसे आपने गोविंदा की मूवी देखी होगी जिसमें एक डायलॉग है कि चाचा भी यही भाई भी यही, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट सा क्रिएट कर दिया जिसका नाम उन्होंने रखा द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसका नाम अभी अनंतनाग वाले ऑपरेशन में भी आया है, एंड पीपल्स एंटी फासिस्ट ग्रुप। दो ग्रुप बने। अब ये लोग क्या हैं, ये डायरेक्टली नहीं आ रहे, मतलब ISI और लश्कर ताइबा जैश ए मोहम्मद डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ये आ रहे हैं इनके थ्रू। अभी आप एक चीज नोटिस करना, जो भी टेररिस्ट अटैक जो आगे चल के होंगे इंडिया में, उनमें आप दो नाम बहुत ज्यादा नोटिस करोगे, चाहे वो द रेजिस्टेंट ग्रुप हो चाहे पीपल्स एंटी फासिस्ट ग्रुप हो। ये आप नोटिस करोगे थ्रू आउट द इंडिया, जहां भी अटैक होंगे कहीं ना कहीं से ये लोग इन्वॉल्व होंगे। और लश्कर ताइबा जैश ए मोहम्मद वहां पे अपना नाम डायरेक्टली नहीं देंगे। अब वो डायरेक्टली इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने डायरेक्टली दिया तो पाकिस्तान की छवि खराब होगी, ISI की छवि खराब होगी। तो इन्होंने क्या किया, एक 3 लेयर सिस्टम बनाया। 3 लेयर सिस्टम में आप समझो, टॉप मोस्ट में ISI है, उसके नीचे लश्कर ताइबा जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद ने अपनी विंग बनाई पीपल्स एंटी फासिस्ट ग्रुप, लश्कर ताइबा ने अपनी जो विंग बनाई है उसका नाम उन्होंने रखा है द रेजिस्टेंट ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर आप समझोगे तभी आपको इंडिया का जो टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वो समझ आएगा। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़े, अनंतनाग में जो हुआ,
देखो, अनंतनाग को समझने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। अनंतनाग कहाँ है? अनंतनाग है जम्मू कश्मीर में। देखो, जब आप कश्मीर को समझते हो तो आपको दिखती है वैलीज, पहाड़। तो पहाड़ और वैलीज और जंगल जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे ये भी समस्या है कि जब वहाँ पे आर्मी के लोग जाते हैं, मिलिट्री के लोग हमारे जब जाते हैं, तो उनके लिए वो ज्योग्राफिकल ट्रेन बहुत मुश्किल हो जाता है। जो वहाँ का प्लेस है वो अपने आप में ही सर्च करने को, अगर हम कहें कि एक पूरे जंगल में कोई एक टेररिस्ट ग्रुप है जो वहाँ ऑपरेट कर रहा है और हम उसके लिए जाते हैं, तो एडवांटेज उस ग्रुप के पास रहता है, जो टेररिस्ट ग्रुप जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास होता है, क्योंकि वो आराम से वहाँ बैठ के हमें देख सकते हैं। अब उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। देखो, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि उनमें से एक का नाम है गुजर प्रतिहार ट्राइबल ग्रुप, आपने सुना होगा। गुजर प्रतिहार ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे अनंतनाग और कश्मीरी वैलीज में है। ये क्या करते हैं, जब भी गर्मी का टाइम आता है तो ये पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर जाके क्या करते हैं, हट्स बनाते हैं, रहने के लिए अपने प्लेसेस बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं जहाँ पे टेम्परेरी रूप में रह पाए। अब जब ठंडी का मौसम आ जाता है, ठंडी के मौसम में ये क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं नीचे। अब जब ये नीचे आते हैं उस टाइम पे वो हट खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। जब वो हट खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो उसका इस्तेमाल कौन करता है? उसका इस्तेमाल करता है ये टेररिस्ट ग्रुप। देखो, टेररिस्ट ग्रुप इतने ज्यादा ट्रेन होते हैं, वो किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। इतने ज्यादा जिहाद में पागल हो रखे होते हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं, तो वो ठंडियों में उन हट्स में रहते हैं। अब जब ये प्रेजेंट टाइम में, जब मिलिट्री को और जो कश्मीर पुलिस थी उनको लीड मिली कि अनंतनाग में वैलीज के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर कुछ लोग रह रहे हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिनका कोई प्लान है अटैक करने का, ये लीड मिलती है। अब मिलिट्री एंड कुछ जो पुलिस पर्सनल्स थे वो वहां पे जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक एज होता है, वो ऊपर से नीचे आराम से अटैक कर सकते, आराम से उसके ऊपर शूट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको विजनली बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन नीचे से अगर आपको पहाड़ों पे जाना है एंड पता करना है क्या होगा, तो वो आपके लिए मुश्किल है। तो जो हमारे जवान शहीद हुए वो इसी वजह से हुए, क्योंकि हम नीचे थे, वो ऊपर थे। तो ये डिफिकल्ट ट्रेन सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसका एक एग्जांपल हम जो ताज अटैक हुआ था उसमें भी देख सकते थे, जहां पे जो सरक्रीक है वहां पे एक हरामी नाला नाम की एक जगह है जहां से टेररिस्ट ग्रुप आए और मुंबई में चले गए। अभी नॉर्मली तो हमें लगता है कि हर जगह बॉर्डर है, हर जगह हमारे जो सोल्जर्स है वो लगे हुए हैं, 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे पहरेदारी करना बहुत मुश्किल है, जिसमें एक एग्जाम्पल है हरामी नाला, जहाँ पे आप देखोगे कि वो ऐसी दलदली जगह है, ऐसी नदियों वाली जगह है जहाँ पे अपने आप में ही मुश्किल है किसी के लिए भी सर्वाइव करना। अब वो क्या करते हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो फिशरमैन्स होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के फिशरमैन्स हैं, वो जाते हैं वहां पे और उनके साथ मिल जाते हैं और फिर वापसी इंडिया में आ जाते हैं। अब कई बार हम ये सोचते हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो मोबाइल फोन यूज करते होंगे, तो हम क्या उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते? देखो, हम उन्हें ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसे फोन्स आ रखे हैं उनके पास, ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं जो कि ऑफलाइन मैप शो कर सकती है, मतलब उन्हें ऑनलाइन मैप्स की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑफलाइन मैप्स है मोबाइल में, उनके पास सैटेलाइट सिस्टम है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम है जो कि ट्रेस नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल है उन्हें ट्रेस करना। मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट इट टेक्स टाइम, और उस टाइम का फायदा वो उठा लेते हैं। अब सपोज करो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मानो कि कोई टेररिस्ट है जिसकी लोकेशन हमें 1 घंटे पहले मिल गई है, लेकिन जब तक हम वहां जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वो टेररिस्ट जो है वहीं खड़ा रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो भागेगा वहां से। या अगर उसको भी अंदाजा लग गया कि उसके बारे में पता चल गया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान करेगा जिससे वो नुकसान पहुंचा पाए। अब तीसरा सेगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं लगातार। देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है पब्लिक सपोर्ट। जो भी रेडिकल ग्रुप्स हैं वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को यूज करते हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में स्टोन डिवेलिंग होती है, मतलब कि पत्थरबाजी होती है वहाँ पे मिलिट्री के ऊपर। जब भी किसी ऐसी जगह जाना होता है जो सेंसिटिव होती है और टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पे छुपे होते हैं, तो पब्लिक सेंटिमेंट भारी हो जाते हैं जो कि नुकसान करते हैं हमारे मिलिट्री को। OWG जो मैंने आपको बताया, ओवरग्राउंड वर्कर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब वो सबसे बड़ी, अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए इस टाइम पे क्या है, तो वो OWGs ही है। क्योंकि OWG कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, हमारे बगल में बैठा हुआ कोई आदमी हो सकता है, मेरा कोई सब्सक्राइबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है OWG। एंड ये ऐसे होते हैं, जस्ट इन्हें पैसे दो और बताओ कि क्या करना है, कब करना है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, जाके कर देंगे। लाइक आपने हॉलीडे मूवी देखी होगी, उसमें स्लीपर सेल्स की बात करी गई थी, तो ये वही स्लीपर सेल्स हैं। अगर आप OWG स्लीपर सेल बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम है ये। दूसरा रीजन है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि प्रेजेंट टाइम में हम इक्विपमेंट्स बनाते नहीं है। मैक्सिमम इक्विपमेंट्स क्या होता है, जो बड़े बड़े जैसे S-400 मिसाइल हो गई, कि क्या है, हम घर में नहीं बना रहे हैं, हम बाहर से खरीद रहे हैं। इसके अलावा GPS तो अभी हमने रिसेंट में डेवलप किया है अपना खुद का। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हमारे पास अभी तक नहीं थी, अभी आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास भी साइबर क्राइम करने की क्षमता, उनके पास भी जो अलग अलग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है उनकी क्षमता उनकी बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि टेररिस्ट जो अटैक्स हैं वो पूरी तरह कंप्लीटली खत्म हो जाए? तो मेरा जो जवाब होगा इसमें वो ना की तरफ ही झुकेगा। वो इसलिए है क्योंकि देखो, ग्लोबल पावर्स जो हैं, जैसे कि
अमेरिका है, रशिया है, चाइना, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया में स्टेबिलिटी आए। इसलिए देखो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो कश्मीर में पर डे करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं अपनी मिलिट्री को वहाँ पे स्टैंड करने के लिए, जो कश्मीरी लोग हैं उनको बचाने के लिए। अब वही 6 करोड़ अगर हम अपनी एम्प्लॉयमेंट में लगाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स में लगाएं, सो वी कैन ग्रो। अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हम ये जो अपना डिफेंस बजट है इसको कम करके, जो अपना कश्मीर वाला सिस्टम है उसको सही करके, अलग अलग जगह पे जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, नुकसान होता है हमारा, अगर वो सारी चीज़ें कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तब तो इंडिया ग्लोबल पावर बन जाएगा। चाहे एक बार को पाकिस्तान चुप हो जाए, वो सोचे कि चलो भैया हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, तो उस टाइम पे चाइना आ जाएगा उन्हें बेल आउट करने के लिए। नहीं जी, आप चुप नहीं बैठो, आप क्या करो, कश्मीर में अपने लोग भेजते रहो, आप नुकसान पहुंचाते रहो। इसका प्राइम एग्जांपल है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही हो तब भी इंडिया में अटैक करें, लेकिन इस टाइम पे ऐसा होता है। इस टाइम पे चाइना एग्रेसिवली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि वो इंडिया के खिलाफ लड़ सके। चाइनीज बुलेट्स, चाइनीज वॉरफेयर मशीन, सब कुछ इस टाइम पे चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। इन चाइनीज बुलेट तो अभी रिसेंट कई सारे जो अटैक्स हैं उसमें मिली भी हैं, जो कि पहले नहीं मिलती थी। एंड उसके अलावा जो हमारा भोला भाला शरीफ यूएसए है, वो इस चीज को बिल्कुल नहीं चाहता। यूएसए एक सेल्फिश नेशन है जो कि कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी नेशन उसके खिलाफ खड़ा हो सके। एंड वो हमारा सपोर्ट चाइना के खिलाफ इसीलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया तो चाइना विल बिकम सुपर पावर। वैसे तो वो सुपर पावर अपने आप में एक टाइम में बन चुका है। तो जंग किसी को नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं आम जनता की बात करूं तो आम जनता में किसी को जंग नहीं चाहिए। जंग केवल उन्हीं लोगों को चाहिए होती है जिनका कोई अपना जंग में नहीं गया होता। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है आगे चल के चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, हो सकता है